दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 903 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। इससे पहले हमने आपको 901 सब्जेक्ट करा दिया था, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमने, और 902 सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन हमने करा दिया है। आज हम बात कर रहे हैं 903 सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो 2026 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होती है जिसमें सामान्य एवं विशिष्ट बालकों को जो है एक साथ में शिक्षा दी जाती है बिना किसी भेदभाव के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जेंडर और सेक्स में मुख्य अंतर क्या है। तो हम कह सकते हैं जेंडर जो है ये क्या होता है, एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमिकाओं से संबंधित होता है। मतलब समाज में किस तरह से स्त्री और पुरुष की जो स्थिति है उससे ये संबंध होता है, वो भूमिकाओं से संबंध होता है। जेंडर किससे संबंधित होता है? जेंडर जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूमिकाओं से संबंधित होता है। वहीं सेक्स जो है ये जैविक भिन्नता होता है, जैविक भिन्नता का आधार है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, स्वप्राणायता के कोई दो लक्षण लिखिए। तो ऑटिज्म जब होता है तो कौन से लक्षण हो सकते हैं? बहुत सारे लक्षण हैं, तो आप दो लक्षण कोई बता सकते हो। जैसे कि सामाजिक संपर्क में कठिनाई होती है, भाषा एवं संचार में समस्या होती है, एक ही चीज़ को बार बार दोहराया जाता है, तो इस तरह की जो है लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, PWD अधिनियम 1995 का पूरा नाम क्या है। तो PWD अधिनियम का पूरा नाम जो है वो क्या है? तो आप बोलोगे पर्सन्स विद डिसएबिलिटी एक्ट 1995, इसका पूरा नाम है। P से पर्सन्स, W से विद और D से डिसएबिलिटीज, 1995 एक्ट है। पितृसत्ता को परिभाषित कीजिए। तो पितृसत्ता क्या होता है? ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुषों का प्रभुत्व और नियंत्रण जो है अधिक होता है, पितृसत्ता कहलाती है। मतलब इसमें पुरुषों की चलती है, सीधी सी बात है। पुत्र जो है पुत्र है या फिर लड़का है या पिता है, तो जो भी मतलब आपके पुरुष लिंग है उनकी चलती है, और वो भी पितृसत्ता, जो पिता हैं। ठीक है ना? तो ऐसी समाज की व्यवस्था है जिसमें पुरुषों का प्रभुत्व रहता है, मतलब उनका ही हुक्म चलता है और साथ ही साथ उन्हीं का नियंत्रण होता है, तो इसे ही पितृसत्ता कहते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें तो इसमें पूछा गया है आपसे कि विशिष्ट शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो विशिष्ट शिक्षा से हम कह सकते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उनकी क्षमता एवं आवश्यकता अनुसार दी जाने वाली शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नारीवाद का अर्थ लिखिए। नारीवाद का अर्थ क्या होता है? तो हम कहेंगे महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार एवं अवसर दिलाने की विचारधारा को जो है नारीवाद कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, ये पूछ रहा है डिसलेक्सिया क्या है। यहाँ पर देखिए आराम से, ये आपके सामने है। डिसलेक्सिया क्या है? तो आप बोलोगे यह एक अधिगम अक्षमता है, यानी सीखने की अक्षमता है, सीखने में कठिनाई है, जिसमें बच्चे को पढ़ने एवं शब्द पहचानने में कठिनाई होती है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, समावेशी पाठ्यक्रम के कोई दो उद्देश्य बताइए। समावेशी पाठ्यक्रम के कोई दो उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो सभी बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना, ये एक उद्देश्य है, और विविधता एवं सहयोग की भावना विकसित करना, ये भी इसका उद्देश्य है। इसके बाद जो है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आप बता सकते हैं कि जो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, जेंडर रूढ़िवादिता को उदाहरण सहित समझाइए। तो जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है, इसको उदाहरण के साथ आपको समझाना है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों के लिए निश्चित भूमिकाएं तय कर देना ही जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा सकते हैं, यह मानना कि लड़कियां केवल घर का ही कार्य कर सकती हैं और लड़के जो है वो बाहर का कार्य कर सकते हैं, यानी लड़कियों को बाहर का कार्य करने से मनाही है, वो घर के ही कार्य के लिए बनी हुई हैं। यही जेंडर रूढ़िवादिता है, जिसमें पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए जो है निश्चित भूमिकाएं दे दी जाती हैं, ठीक है, तय कर दी जाती हैं, वही जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, दृष्टिबाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि का महत्व बताइए।
तो ब्रेल लिपि जो है दृष्टि बाधित बालकों को पढ़ने लिखने में सहायता करती है और इससे वे शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनते हैं तथा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, समावेशी शिक्षा की किन्हीं 3 बाधाओं का वर्णन कीजिए। कोई भी 3 बाधाएं जो आप बता सकते हैं उसका वर्णन भी करना है। तो इसमें देखो समावेशी शिक्षा की बाधा क्या है कि देखो प्रशिक्षित शिक्षक की कमी होती है। अच्छे शिक्षक जो है जो अच्छे से पढ़ा सकें, समझा सकें, उस टाइप के शिक्षक जो है उनकी कमी देखी जाती है। विद्यालय में जो है संसाधनों और सुविधाओं का अभाव भी देखने को मिलता है। जो साधन चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए वो विद्यालय में नहीं मिलती है। और उसके अलावा समाज एवं अभिभावक की जो है नकारात्मक सोच भी जो है एक प्रमुख बाधा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, बच्चों में भाषाई विभिन्नता के कारणों को समझाइए। बच्चों में जो है कई कारणों से भाषाई विभिन्नता हो सकती है। क्षेत्रीय भाषाओं में अंतर होने के कारण जो है भाषाई विभिन्नता हो सकती है। पारिवारिक एवं सांस्कृतिक वातावरण कैसा है उनका, उसके वजह से जो है भिन्नता पाई जा सकती है। सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि में भिन्नता अगर होगी तो भी जो है भिन्नता पाई जा सकती है, क्योंकि सामाजिक और जो आर्थिक पृष्ठभूमि होती है, कैसा आदमी है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, उस हिसाब से जो है बच्चा भाषा सीखेगा। मतलब उन लोगों के साथ रहेगा जो किस लायक हैं, उच्च स्तर के स्कूल में पढ़ते हैं, निम्न स्तर के स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत ही अलग टाइप के स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि बहुत ही पिछड़े स्कूल में पढ़ते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए हैं जिसमें कोई टीचर है नहीं भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आप आसानी से बता सकते हो जो कि ये जो है भारत सरकार द्वारा बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, है ना, उसकी उनकी शिक्षा के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई योजना है। इसका उद्देश्य जो है लिंग अनुपात को सुधारना है, यानी लड़कियों और लड़कों का जो पढ़ाई रेशियो है ना उसको सुधारना है और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा समझाते हुए लिख सकते हो। इसके बाद जो है विद्यालय में जेंडर समानता विकसित करने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका के बारे में हम बता सकते हैं कि जो शिक्षक है वो लड़के और लड़कियों को समान अवसर दे सकता है, भेदभाव रहित व्यवहार कर सकता है, उसके अलावा समान सहभागिता को प्रोत्साहित कर सकता है और समानता का विकास कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, श्रवण दोष के मुख्य कारण लिखिए। तो आप जो है इसके बहुत सारे मुख्य कारण बता सकते हैं। इसमें मुख्य कारण क्या है, तो बहुत सारे आप बता सकते हो। 2-3 कारण तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि जन्मजात दोष हो सकता है, ठीक है, कान में संक्रमण हो सकता है, अत्यधिक शोर हो, या फिर किसी दुर्घटना से इंसान ग्रसित हो तो भी ये जो है बाधा उत्पन्न हो सकती है, श्रवण दोष उत्पन्न हो सकता है। मानसिक पक्षाघात से ग्रसित बच्चों की पहचान कैसे करेंगे। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं जो चलने फिरने में उनको कठिनाई होती है, शरीर के अंगों का जो है वो संतुलित नहीं कर पाते हैं अंगों को, या उनका अंग जो है, शारीरिक अंग जो है असंतुलित रहता है, मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है, समन्वय की कमी दिखाई देती है, यानी कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं कि किसी चीज़ को उठाने के लिए झुकना है तो ढंग से झुक नहीं पाते हैं, और फिर उठना है तो उठ नहीं पाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। मानसिक पक्षाघात मतलब मस्तिष्क में उनके कोई प्रॉब्लम है उसकी बात हो रही है। इसके बाद जो है समावेशी कक्षा में सहकर्मी समूह का क्या महत्व है। तो हम बता सकते हैं कि भाई जो सहकर्मी हैं वो बच्चों में सहयोग की भावना जगाते हैं, साथ ही साथ सामाजिक समायोजन स्थापित करते हैं, आत्मविश्वास जो है लोगों का बढ़ाते हैं, बच्चों का बढ़ाते हैं, सहभागिता की भावना को विकसित करते हैं और सीखने में सहायता करते हैं। ये सारे के सारे इसके काम हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया आपसे, ये पूछा गया आपसे, देखिए, जेंडर संवेदनशीलता से आप क्या समझते हैं। हम बोल सकते हैं स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान सम्मान होना चाहिए, समान अवसर होना चाहिए, भेदभाव रहित व्यवहार की समझ अगर हम विकसित करते हैं तो इसी को ही जेंडर संवेदनशीलता कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा के मध्य आपको अंतर स्पष्ट करना। अभी अभी मैंने बताया विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, अभी अभी बताया मैंने समावेशी शिक्षा क्या होती है, बस दोनों का अंतर आपको बता देना है। अगला जो प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषताएं और उनके लिए शैक्षिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू लेवल कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसको पता है वो कमेंट करके जरूर बताए कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय समाज में बालिकाओं की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, जेंडर समानता को सुदृढ़ बनाने में परिवार की क्या भूमिका हो सकती है, कभी कभी शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, ये भी आपको बताना है। वाणी दोष के प्रकार और उसको सुधारने के क्या उपाय हो सकते हैं। औपचारिक शिक्षा के किन क्षेत्रों में जेंडर भेदभाव देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है, समावेशी शिक्षण शास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है। नारीत्व और पुरुषत्व की सामाजिक धारणाओं का वर्णन कीजिए। पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 निःशक्त जन अधिनियम जिसको बोला जाता है कि प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके बाद जो है, समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पर एक विस्तृत लेख लिखिए। अगला जो प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद के प्रमुख कार्यों और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, लैंगिक असमानता की चुनौतियों से निपटने में पाठ्यचर्या की भूमिका का वर्णन कीजिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बच्चों की शैक्षिक समस्याओं, उसके समाधान के उपाय बताइए। दृष्टिबाधित बालकों के लिए आवश्यक अधिगम सामग्री और सहायक उपकरणों का वर्णन कीजिए। तो लर्निंग एड्स या टीचिंग मटेरियल जो है यहाँ पर आपको लिखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पितृसत्ता के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का जो है आपको मूल्यांकन करना है। अगला जो क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में एक आदर्श अध्यापक के उत्तरदायित्व तो क्या हो सकते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, इसको आपको बताना है। समावेशी बालकों के अधिगम स्तर को जानने हेतु विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, गणितीय विकलांगता डिसकैलकुलिया के कारण लिखिए और ऐसे बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियाँ सुझाइए। तो इस तरह के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप चाहें तो हमारे नोट से तैयारी कर सकते हैं। आराम से जो है अपने सभी सब्जेक्ट को जो है 3 से 4 बार रिवाइज करिए, इन प्रश्नों को ढंग से पढ़िए, अच्छे तरीके से तैयार करिए। हमारे नोट्स से भी आप आराम से, केवल अगर आप कोई प्रश्न नहीं पढ़ना चाहते हैं, केवल नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं। नोट्स से आप आसानी से 85 प्लस स्कोर में जा सकते हैं, परंतु आपको नोट्स जो है एग्जाम से पहले 3 से 4 बार पढ़ने आवश्यक हैं। बाकी सब्जेक्ट आपके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें, सारे के सारे विषय आपके अपलोड किए जा रहे हैं।